नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी ईवीएम पर उठते सवालों की, समाजवादी पार्टी में बीजेपी की सेंधमारी की, जानेंगे मोदी के मंत्री से क्यों डरी हुई है बीजेपी, गोवा में एनसीपी शिवसेना ने कांग्रेस से क्यों बनाई दूरी, बात करेंगे एलएसी पर चीनी निर्माण को लेकर राहुल के सवाल की, मोदी सरकार पर विरोधियों की आवाज दबाने के लगे आरोप की, और बुलेटिन के आखिर में बात तेल को महंगा करने के खेल की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंजाब में ईडी की छापेमारी पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का केंद्र पर तंज, कहा चुनाव से पहले बीजेपी की रहती है ऐसी ही रणनीति, बंगाल की तरह पंजाब में भी मिलेगा जवाब। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अपना दल और निषाद पार्टी के साथ हुआ गठबंधन, सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर लगी मोहर, जल्द ही सीटों को लेकर होगा ऐलान। उत्तराखंड चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखा पत्र, चुनाव नहीं लड़ने की जताई इच्छा, कहा मैं अपना पूरा समय नई सरकार बनाने में लगाना चाहता हूं। लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, 656 अंकों की गिरावट के साथ 60,099 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स, 175 अंकों की गिरावट के साथ 17,938 अंक पर बंद हुआ निफ्टी। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आजादी के बाद से शुरुआती 4 दशक तक देश में बैलेट पेपर से ही चुनाव हुआ करते थे, लेकिन 90 के दशक के बाद से देश में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए भी चुनाव कराने की शुरुआत कर दी गई। लेकिन शुरुआत से ही ईवीएम पर सवाल उठते रहे हैं। विपक्षी दल हमेशा से सत्ताधारी दल पर ईवीएम के जरिए हेराफेरी का आरोप लगाते आए हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसा ऐलान किया है जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईवीएम पर सवाल 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों के समय भी उठे थे। फिर 2019 के लोकसभा चुनावों में भी ईवीएम से धांधली करने का आरोप विपक्षी दलों की ओर से लगाए गए। पिछले साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में तो ईवीएम बीजेपी नेताओं की गाड़ियों में भी मिली। ईवीएम पर जब भी सवाल उठे तो इन सवालों में हमेशा बीजेपी घिरते दिखाई दी। बीजेपी पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर सत्ता में आने के आरोप लगते रहे। हालांकि वो इन आरोपों को खारिज करती आई है, लेकिन जब बीजेपी खुद विपक्ष में थी उस वक्त वो भी सत्ताधारी पार्टी पर ईवीएम घोटाले का आरोप लगाया करती थी। यानी ईवीएम हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा किया है जिससे इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दरअसल चुनावों में बैलेट पेपर की जगह ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। ये याचिका वकील ML शर्मा की ओर से दायर की गई थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली इस याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। मुख्य न्यायाधीश NV रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील ML शर्मा की दलीलें सुनी। शर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 61A जो ईवीएम के इस्तेमाल की अनुमति देती है, संसद द्वारा पारित नहीं की गई थी और इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता है। इसके बाद से ये संकेत मिल रहे हैं कि ईवीएम की जगह कोर्ट बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्देश भी दे सकता है। ईवीएम पर भले ही सवाल उठ रहे हों, लेकिन ये तय है कि यूपी सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव ईवीएम से ही कराए जाएंगे। चुनावों में राजनीतिक दलों का पूरा जोर इस समय विपक्षियों को कमजोर करने पर है। पहले सपा ने बीजेपी के किले में सेंध लगाई और दर्जन भर विधायक अपने पाले में किए, तो आज बीजेपी ने सपा प्रमुख के घर में ही सेंध लगा दी। तो किसे बीजेपी ने किया अपने पाले में, देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव नजदीक आते ही यूपी की सियासत में हलचल बढ़ गई है। पार्टियों में सेंधमारी का दौर और तेज हो गया है। अभी तक समाजवादी पार्टी सत्ताधारी बीजेपी में सेंधमारी कर पार्टी को बार बार झटका दे रही थी, तो अब बीजेपी ने तो सपा के घर में भी सेंधमारी कर झटका दे दिया। दरअसल सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई है। हालांकि इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अपर्णा यादव के सपा के खिलाफ तेवर और सीएम योगी और पीएम मोदी की तारीफ करना हमेशा से ही इस तरफ इशारा करता था कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। लेकिन चुनावों से ठीक पहले ये फैसला सपा के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। भाजपा में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि मेरे लिए राष्ट्र सबसे जरूरी है, इसीलिए मैं हमेशा से प्रधानमंत्री जी से प्रभावित रही हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म सबसे पहले है। मैं भाजपा की कार्यशैली से हमेशा प्रभावित रही हूँ। मैं अपनी क्षमता के अनुरूप हमेशा तत्पर रहूंगी। बता दें कि अपर्णा के सपा को छोड़ने के पीछे का कारण उन्हें उनकी मनचाही सीट न मिलना बताया जा
रहा है। दरअसल अपर्णा यादव लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन अखिलेश यादव बोल चुके थे कि वो परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं देने वाले हैं। इसे लेकर अपर्णा और अखिलेश यादव के बीच अनबन शुरू हुई, जिसके बाद बीजेपी ने मौके का फायदा उठाते हुए अपर्णा से संपर्क किया और अपर्णा बीजेपी में शामिल हो गई। जबकि चाचा शिवपाल ने भी अपर्णा को समझाने की कोशिश की थी कि वो ऐसा ना करे। अब अपर्णा बीजेपी में शामिल तो हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं, या किस सीट से चुनाव लड़ेंगी। कयास ये भी है कि भाजपा अभी उन्हें टिकट ना दे, चुनाव प्रचार में लगाए और अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपे या एमएलसी बनाकर विधानसभा में ले आए। अब बीजेपी ने अपना दांव तो चल दिया, लेकिन देखना होगा कि सपा इस वार पर कैसे पलटवार करती है। अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गईं और बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने संकेत दे दिया कि अगला नंबर शिवपाल का है, लेकिन शिवपाल ने भी तुरंत ही लक्ष्मीकांत के दावे की हवा निकाल दी और साफ कर दिया कि वो सपा और अखिलेश के साथ हैं। अखिलेश यादव भी बीजेपी की हवा निकालने के लिए अब पूर्वांचल से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में बीजेपी को पूर्वांचल में नुकसान का डर दिखने लगा है और ये डर बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी दिखाई दे रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार ने कृषि कानून भले ही वापस ले लिए हों, लेकिन किसानों का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ कम नहीं हुआ है। किसानों की दूसरी मांगों को लेकर अभी तक मोदी सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। ना तो एमएसपी पर कमेटी बनी, ना किसानों पर दर्ज केस वापस लिए गए। मुआवजा और दूसरी मांगों पर भी अभी तक कोई विचार नहीं हुआ है, जिसके बाद किसानों ने भी बीजेपी को हराने के लिए 31 जनवरी से नए सिरे से आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। किसानों के निशाने पर इस बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी सबसे ऊपर हैं। किसानों का दावा है कि लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने की घटना के पीछे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का हाथ था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को मुख्य आरोपी बनाया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने तो लखीमपुर खीरी से ही इस बार आंदोलन शुरू करने की बात कही है। टिकैत ने कहा कि किसानों ने दिल्ली में 13 महीने तक लड़ाई लड़ी और किसान इस लड़ाई को भूलेंगे नहीं। टिकैत ने बीजेपी का नाम भले ही नहीं लिया हो, लेकिन इशारा साफ साफ दे दिया कि किसान बीजेपी को हराने के लिए काम करेंगे। किसानों के गुस्से को देखते हुए बीजेपी में भी हलचल बढ़ती दिख रही है। अब तक अजय मिश्र टेनी का खुलकर बचाव कर रही बीजेपी अब उनसे दूरी बनाने लगी है। आज बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की, उसमें टेनी को जगह नहीं दी गई है, जबकि संजीव बालियान, सुरेंद्र नागर, निरंजना ज्योति सहित कई नेताओं के नाम इस सूची में हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हार का डर भी दिखाई दे रहा है और इसी डर से पार्टी अब टेनी से लखीमपुर खीरी में भी प्रचार नहीं कराने के संकेत दे रही है, जहां से टेनी सांसद भी हैं। पार्टी के अंदर से ही अब टेनी को मोदी मंत्रिमंडल से हटाने की मांग उठने लगी है और दावा किया जा रहा है कि 10 मार्च के बाद टेनी को लेकर मोदी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। बीजेपी को टेनी से फायदे की जगह नुकसान ही दिखाई दे रहा है। विपक्ष बीजेपी को घेरने में जुटा हुआ है। बीजेपी की घेराबंदी यूपी ही नहीं, गोवा में भी हो रही है। गोवा में बीजेपी के खिलाफ एक और गठबंधन चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। एनसीपी और शिवसेना ने गोवा चुनाव में गठबंधन का ऐलान कर दिया है। गोवा विधानसभा चुनाव के चलते राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसके चलते माना जा रहा था कि गोवा में सत्ताधारी बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन हो सकता है, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच आई ये खबर ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया और जिसने सभी को चौंका दिया। दरअसल शिवसेना और एनसीपी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत फाइनल हो चुकी है और आज दोनों पार्टियों ने गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया। अब दावा किया जा रहा है कि कल उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। इसके साथ ही शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि एनसीपी और शिवसेना ने गोवा में एमबीए जैसा गठबंधन बनाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना और एनसीपी की सरकार है। हालांकि गोवा में कांग्रेस ने इन दलों से किनारा कर लिया है। शिवसेना से पहले तृणमूल कांग्रेस ने भी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करने की पेशकश की थी, लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। बता दें कि गोवा में पार्टी पहले से ही मजबूत है। 2017 विधानसभा चुनाव में भी पार्टी पहले नंबर की पार्टी बनी थी। हालांकि सरकार बीजेपी की बन गई थी, लेकिन इस बार भी कांग्रेस बीजेपी को कांटे की टक्कर देती नजर आ रही है। एनसीपी और शिवसेना की कोशिश थी कि उनका गठबंधन कांग्रेस के साथ हो, लेकिन गोवा में सिर्फ 40 सीटें हैं और कांग्रेस इन दलों की मांगे पूरी करने की स्थिति में नहीं थी। कांग्रेस गोवा में मजबूती से चुनाव लड़ते दिख रही है। कांग्रेस गोवा की बीजेपी सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार तक निशाना साध रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो पीएम मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री तक कह दिया, तो क्यों मोदी को कमजोर पीएम बोले राहुल गांधी? देखिए ये रिपोर्ट।
चीन अपनी विस्तारवादी नीति और हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन लगातार लद्दाख में LAC के निकट पैंगोंग झील पर अतिक्रमण की कोशिश कर रहा है और मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार PM मोदी से सवाल पूछते आ रहे हैं, लेकिन सरकार कोई भी जवाब नहीं दे रही है। अब एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चीन हमारे देश में एक पुल बना रहा है, अब तो डर ये है कि कहीं PM इसका उद्घाटन करने ना पहुंच जाएं। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि हमारे देश में चीन एक कूटनीतिक पुल का निर्माण कर रहा है। PM की चुप्पी से PLA के हौसले बढ़ते जा रहे हैं, अब तो डर है कि कहीं PM इस पुल का भी उद्घाटन करने ना पहुंच जाए। राहुल गांधी ने 3 तस्वीरों का एक ग्राफिक्स भी शेयर किया है, जिसमें पैंगोंग झील पर पुल दिखाई देता है। पुल के निर्माण की उपग्रह से प्राप्त तस्वीरें सामने आने के बाद से ही कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष पहले भी ये आरोप लगाता आ रहा है कि गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच झड़प के बाद चीन ने भारत के कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जा कर रखा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि तब से लेकर अब तक मोदी सरकार ने सीधे तौर पर चीन का नाम तक नहीं लिया है। चीन की हरकतों पर खामोश रहना कहां तक सही है? PM मोदी चीन की हरकतों पर खामोश हैं। वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो लोग सरकार पर सवाल उठाते हैं उनकी आवाजें दबाने की कोशिश जरूर होती है। यहाँ तक कि विरोध की आवाज उठाने वालों को राष्ट्रद्रोही तक बता दिया जाता है। विरोध की आवाज दबाने की सरकार की इसी कोशिश पर पूर्व जज ने भी चिंता जाहिर की है। कहने को तो हमारे देश में लोकतंत्र है। देश के संविधान के मुताबिक हर किसी को अपनी बात कहने की पूरी आजादी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। और ऐसा मानना है सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन का। यहाँ तक कि उन्होंने राजद्रोह कानून को खत्म करने की बात कही है। उन्होंने सरकार की आलोचना करने वाले आलोचकों के खिलाफ देशद्रोह लगाने को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये देशद्रोह कानून को पूरी तरह से खत्म करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुमति देने का समय है। दरअसल न्यायमूर्ति नरीमन 14 जनवरी को मुंबई में DM हरीश स्कूल ऑफ लॉ के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे थे, जहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी राइट टू स्पीच का प्रयोग करने वाले कड़े राजद्रोह कानून के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है, लेकिन अगर कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उससे ठीक तरीके से निपटा नहीं जा रहा है। यानी अगर कोई सरकार की आलोचना करता है, अपनी बात रखता है, तो उस पर राजद्रोह कानून के तहत एक्शन लिया जाता है, लेकिन अगर कोई किसी के लिए गलत शब्दों का भी इस्तेमाल कर दे तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसके अलावा वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि अभद्र भाषा का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती दिख रही। अधिकारी भी इस पर शांत हैं। दुर्भाग्य से सत्ताधारी दल के हाईकमान न केवल इस तरह की अभद्र भाषा के लिए खामोश है, बल्कि उसका लगभग समर्थन भी कर रहे हैं। यानी सरकार की गलत नीतियों पर अभी तक विपक्ष ही आवाज उठाता आया था और सरकार को घेरता आया था, लेकिन अब पूर्व जज ने भी सरकार की नीतियों की आलोचना कर ये बता दिया है कि सरकार सिर्फ अपनी मनमानी कर रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। तेल की कीमतों में लंबे वक्त से इजाफा नहीं किया गया है। चुनावी सरगर्मियों के बीच सरकार जनता को सौगात देने का दिखावा कर रही है, लेकिन चुनाव के बाद फिर से लोगों पर बोझ डालने की तैयारी है। जी हां, लगातार क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने तय माने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चा तेल काफी सस्ता था, तब देश में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे थे। देश की जनता त्रस्त थी, लेकिन मोदी सरकार मस्त थी, जिसे देखकर जनता में नाराजगी बढ़ गई और अक्टूबर में हुए उपचुनावों में जनता ने सरकार को झटका दे दिया। उपचुनावों के नतीजे आने के बाद सरकार ने एकदम से पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए, जिससे उन्हें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में नुकसान न उठाना पड़े। यानी साफ है कि ये सब सिर्फ चुनावों के चलते किया गया। ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि चुनाव होने के बाद सरकार दोबारा से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा कर सकती है, जिसका एक कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को भी माना जा रहा है। दरअसल कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 7 साल के उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा है। कच्चे तेल के दाम $86 प्रति बैरल के पार जा पहुंचे हैं। 1 दिसंबर 2021 को कच्चे तेल का दाम लगभग $68 प्रति बैरल था, जो अब $86 प्रति बैरल के ऊपर कारोबार कर रहा है। यानी 1.5 महीने के भीतर कच्चे तेल के दामों में निचले स्तर से 25% की तेजी आ चुकी है। हालांकि पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 4 नवंबर 2021 के बाद से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि कच्चे तेल के दामों में भारी उछाल आ चुका है, जिसका सिर्फ एक कारण है चुनाव। क्योंकि जब क्रूड ऑयल सस्ता था तब सरकार जनता को लूट रही थी, और जब तेल महंगा हो गया है तो सरकार के पास जनता को लूटने का सर्टिफिकेट ही मिल गया है। ऐसे में तय है कि चुनाव खत्म होते ही ईंधन के दामों में भारी उछाल आ सकता है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।